गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। भोला, सौरभ यादव, सुनील, बजरंगी, राजकुमारी सब हमारे पास पहुंच गए हैं। कुछ बच्चे देख रहा हूँ अभी 7:30 वाली क्लास में थे। अभी बड़े स्विच किया हुआ आपने। आराध्या, पंकज, राजेश, सिंटू, निशांत। देखो अभी हमें स्विच करना पड़ेगा। अभी मैग्नेटिक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब हम न्यूटन साहब के नियमों पर आएंगे हम। ठीक है, तो सिंटू, निशांत, दीनानाथ चौहान नाम याद आता है। आज मुझे याद है दीनानाथ से। आज ऑफिस में हमारे दीनानाथ गोस्वामी जी हैं, उनका रिटायरमेंट पार्टी है ना। 39 साल की सर्विस के बाद वो आज रिटायर हो रहे हैं। तो दीनानाथ जी के नाम से याद है कि आज गोस्वामी जी के रिटायरमेंट होगी। कुछ दो शब्द बोलने पड़ेंगे। हाँ, सुमित, रवि, राजेश, कुमन, बी के बी। चलो एक बार मैं आपको बताता हूँ, कल की क्लास में जो मैं पढ़ा था, एक बार से देख लो। कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ गए। इतिहास में गति संबंधित बातों के बारे में सबसे पहले हमें अरिस्टोटल साहब ने बताया है ना। अरस्तु ने हमें एक दो बातें बताई कि दोनों गैलीलियो ने कहा कि गलत है। तो अरिस्टोटल ने कहा कि कुछ समय के बाद कोई वस्तु खुद रुक जाती है, तो उनकी बकवास है। एक अरिस्टोटल ने कहा कि एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, उनकी बकवास है। अरिस्टोटल की स्टेटमेंट गलत क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने घर्षण को, फ्रिक्शन को पिक्चर में नहीं लिया था। फिर गैलीलियो साहब ने बताया हमें कि अरिस्टोटल की पहली स्टेटमेंट गलत क्यों थी। उन्होंने कहा कि कुछ भी अपने आप से नहीं होता है। कोई वस्तु अगर आपको रोकना है तो आपको बाह्य बल की आवश्यकता होगी, कोई फोर्स आपको बाहर से लगाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक समान गति बनाए रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है, बल की आवश्यकता होती है त्वरण उत्पन्न करने के लिए, यानी कि एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए। इनकी बातें दोनों ठीक थी गैलीलियो साहब की। उन्हीं बातों को आगे न्यूटन बढ़ाएंगे। न्यूटन के हम 3 नियम पढ़ेंगे, जो उन्होंने एक बुक है प्रिंसिपिया नाम की बुक 1687 में हमें पब्लिश किया उन्होंने। और उसमें पहले नियम को उन्होंने कहा लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। और हालांकि इस इनर्शिया शब्द का जो यूज है सबसे पहले बार गैलीलियो ने किया था। भले न्यूटन के पहले नियम को इसका नियम कहते हैं जड़त्व का नियम, सेकंड नियम को कहते हैं त्वरण का नियम या संवेग का नियम, तीसरे को कहते हैं एक्सेलरेशन लो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फिर मैंने आपको बताया कि न्यूटन का पहला नियम है, इसमें फोर्स की क्वालिटी पता चलता है कि फोर्स का क्या क्वालिटी है। सेकंड से फोर्स की क्वांटिटी, उसका मान पता चलता है। और तीसरा नियम हमें बताता है कि बल हमेशा जुड़े में ही काम करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट लो पढ़ेंगे, लो ऑफ इनर्शिया। इसमें मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया कि इनर्शिया क्या है, कि किसी वस्तु की वो एबिलिटी, वो गुण जिसकी वजह से रुकी वस्तु रहना चाहती है, चलती चलना, और जिस दिशा में चलती है उस दिशा में चलना चाहती है। और आप उसकी अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो उसका विरोध करेगी, उस समय का इनर्शिया। ठीक है, हमने इनर्शिया को 3 कैटेगरी में हमने कल बांट लिया था, यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। तो एक मोटा हमने 2-3 मिनट के अंदर रिवीजन कर लिया है। अब यहाँ पे चीज़ है, अब मैंने आपसे कहा कि भाई ये बताओ कल की क्लास में कि इनर्शिया जड़ तो किसी वस्तु का वो गुण है जिसकी वजह से वस्तु विरोध करती है, रजिस्ट करती है अपनी अवस्था में परिवर्तन का। रुकी हुई वस्तु चलना नहीं चाहती, चलती हुई रुकना नहीं चाहती, परिवर्तन कुछ भी होगा तो उसका विरोध करेगी। अभी विरोध की जो प्रवृत्ति है, जो इनर्शिया है, ये हर एक वस्तु के पास तो सेम नहीं होगा भाई। जितना विरोध ट्रक करेगा क्या उतना ही साइकिल करेगी नहीं। साइकिल को चलाना भी आसान, रोकना भी आसान। ट्रक को चलाना मुश्किल, रोकना भी मुश्किल। यानी कि ट्रक ज्यादा विरोध करता है अपनी अवस्था में परिवर्तन का, ट्रेन उससे भी ज्यादा करेगी। यानी इसका मतलब ये है कि जिस वस्तु का मास द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। ऐसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो कोई आपसे पूछे कि जो इनर्शिया है, जो जड़त्व है, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? तो इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? द्रव्यमान, मास के ऊपर। तो ये मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बच्चे लेट आते हैं। सुनील कुमार यादव, राधे राधे, ठीक है, राधे राधे 4 बार हमारी तरफ से टाइम सागर क्लास में। साक्षी आर्य, राधे राधे, कृष्णा साक्षी, राधे राधे जी। सारे परमानंद महाराज जी के भक्त आए क्लास में। रंजन वगैरह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। बजरंगी मुझे लिखा मास, सीमा मलिक करें आप, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू जी आपका भी। अनिकेत यादव, गुड मॉर्निंग। 8:05 पर निकलेगी। 8 बजे क्लास में बढ़िया बेकार पढ़ाते हो, जिस दिन पूछेंगे उस दिन बताना है। क्लास में सबसे पहला एकदम ध्यान रखो कि हमें 8 बजे आना है। 8:02 मेरी क्लास लेट होती है, 8:01 तक आ जाओ। तो 8:01-2 भी इसलिए हो जा रही है आजकल, क्योंकि मेरी 7:30 से 8 क्लास होती है ऑलरेडी। तो फिर उसकी क्लास को बंद करके वाली क्लास स्टार्ट करने में मुझे 1-1.5 मिनट का समय लगता है। तो समय से आओ, ये हमारी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, जो हमने जमा करके जल्दी स्टूड को कर दी है ना। हमारी गुरु दक्षिणा क्या है कि टाइम से आओ, जो टाइम से आएगा वो मजे में रहेगा एकदम। यहाँ पे लिखेंगे कि जो इनर्शिया होता है किस बात पर डिपेंड करता है, मास लिखेंगे। बात लिखने वाले हैं किसी वस्तु के जड़त्व की माप, किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, कितने लिखेंगे? द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इट्स मास। इस सिलसिले आपको ध्यान रखना है कि किसी वस्तु का मास द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, या मैं आपको पीडीएफ से दिखाऊंगा। मास और वेट में फर्क बताएंगे ग्रेविटी वाले चैप्टर में ना। अभी आप ये समझो कि किसी वस्तु का मास द्रव्यमान का मतलब है कि कोई वस्तु जितने किलो की होगी उसका मास ज़्यादा है। एक वस्तु 5 किलो की, 500 किलो की, उसका मास ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। एक क्वेश्चन है पेपर में कि निम्नलिखित में से किसका इनर्शिया, किसका जड़त्व ज़्यादा है? पेपर के ऑप्शन लूंगा मैं चारों के चारों, और ये पीडीएफ आगे दिखा देंगे आपको। तो किस वस्तु का इनर्शिया ज़्यादा होगा? ऑप्शन है, एक लिखा उसने एक पिन नहीं होता, सारी वाड़ी में लगाते हैं, कई वैसे पिन कम यूज करते हैं, एक पिन मान लो। एक उसने कहा कि योर फिजिक्स बुक, आपकी फिजिक्स की किताब। एक लिखा उसने एन इंक पोट, एक इंक स्याही की बोतल। एक लिखा योर बॉडी, आपका शरीर। इन चारों में किसका इनर्शिया ज़्यादा है आपको बताना है। कल क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी? क्यों नहीं चलेगी भाई? कल क्या दिक्कत है? कल क्लास ऐसा क्या है? कल क्लास कल नहीं चलेगी है? बिल्कुल क्लास चलेगी, आपको टाइम से चलेगी, टाइम से आना। कल तो नया साल है, नए साल पर क्लास बिल्कुल चलनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बताया कि जो नए साल काम करते हैं पूरे साल वही करते हैं। हालांकि जीवन के आपके बसंत 20-25 साल हो गए होंगे, वो आपने किया नहीं, वो बात अलग है, पर हम उस धारणा पर चलेंगे, पूर्वजों की धारणा पर। हाँ भाई, ऐसा होता है कि हाँ रात में 2 दारू पीनी है, तो स्लो क्लास नहीं ले पाते। हमारे साथ ऐसा है नहीं, रात को सोते हैं 10 बजे, सुबह को 6 बजे उठेंगे, क्लास में कार्यक्रम चलेगा। हाँ, आप बिल्कुल समझिए बात को कि चार जो मैंने ऑप्शन दिए उन समय से ज़्यादा मास किसका हो सकता है? आपके शरीर का। एक बात समझो, एक ऑप्शन है पिन तो 2-4 ग्राम का होता है, फिजिक्स की किताब भी 1-2 किलो की होगी, कोई इंक स्याही की बोतल 2-4 किलो की होगी। हम इसमें स्टैंडर्ड साइज लेके चलेंगे। इंक पोट जो सिंपल होता है 1 किलो का, है ना, किताब 1 किलो की होगी, पिन 2-4 ग्राम का। आपका शरीर खत्म से खत्म भी है, बिल्कुल हड्डी हो, तभी 40-50 किलो तो होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आपका शरीर। ठीक है, आइए समझ। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर। तो मैंने कल आपसे कहा था कि हम इनर्शिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक हम लिख रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। 3 है ये। इन तीनों के मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। और क्योंकि मैं क्लास में एक पॉइंट हम लिखवाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो बाद में आप वीडियो रोककर
अभी लैंग्वेज लिखना पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। एक बार क्या होता है पेपर में कोई एग्जांपल आता है और बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे लगाए कि इनर्शिया ऑफ मोशन पे लगाए कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे लगाए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से स्टार्ट करते हैं क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट नाम से पता चल रहा है आपको कि कोई वस्तु अगर रेस्ट पे रुकी है तो रुकी रहना चाहे, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहना चाहे, वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। कोई वस्तु जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहना चाहे, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। हम पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट आते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं कि वस्तु रुकी है तो रुकी रहना ही चाहती है, इस वजह से हमें क्या क्या अपने आसपास देखने को मिलता है। ट्रेन वाले एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, वही मैं ले रहा हूँ। मान लो कि आप ट्रेन में खड़े हैं ऐसे रेस्ट अवस्था में और आप अपना कुछ सोच रहे हैं, यार विराट कोहली जो है वनडे खेल रहा है, टेस्ट भी खेलने लग जाए, 100 टेस्ट टोटल स्टेप्स हो जाए तो मजा आ जाए। अब अपने ख्यालों में हो, अभी ट्रेन रुकी हुई है या मेट्रो या बस जिसमें आप रुकी हुई है, अब आपके दिमाग में विराट कोहली चल रहा है। अब जैसे अचानक जैसे बस चलेगी और आप उसके अंदर से नॉर्मली खड़े हैं, बस जैसे अचानक आगे बढ़ती है तो उसके अंदर खड़े यात्री करता है पीछे को, बस आगे को जाएगी झटके से चली जाएगा पीछे की तरफ को। अब रुकी हुई बस के अचानक चलते ही, रुकी बस के आगे बढ़ने पर यात्री जो पीछे की तरफ गिरता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट विराम के जड़त्व की वजह से होता है। वो कैसे? जब बस में खड़े थे, आपका पूरा शरीर रेस्ट पर विराम अवस्था में रुका हुआ है, ये रेस्ट पर ही विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, रुका रहना चाहेगा। आपका शरीर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, रुका हुआ शरीर। अब जैसे बस आगे की तरफ बढ़ेगी तो आपके पैर जो है ना ये बस के फर्श के साथ चिपके हुए हैं, जैसे बस आगे बढ़ेगी तो पैर तो चिपके हुए उसके साथ में, तो पैर भी साथ में आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि पैर को फोर्स लग गया, जिस चीज को फोर्स लगेगा बल लगेगा वो तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ऊपर का शरीर रेस्ट पर रहना चाहेगा। अब सोचो आपके शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है ये तो वहीं कहीं रहना चाहिए और पैर जो आगे निकल जाए, नीचे का हिस्सा है पैर आगे बढ़े और यही रहना चाहिए, यही रहना चाह रहा है और ये पैर जो नीचे से आगे बढ़ जाए तो शरीर कहां गिरता दिखेगा आपको पीछे की तरफ को। तो रुकी बस जब आगे की तरफ बढ़ती है, रुकी बस जब आगे की तरफ बढ़ेगी, ये बस आपकी आगे की तरफ बढ़ी, इसके अंदर खड़े जो यात्री हैं वो पीछे की तरफ गिर रहा है। तो इसका एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। जैसे याद रखना जो पेपर में कहेगी बस आगे यात्री गिरा पीछे, साथ लिखा यात्री पीछे गिरा, यात्री पीछे गिरा समझो कि लेटना चाह रहा है, रेस्ट करना चाह रहा है, इसका एग्जांपल हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ये आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा जो बच्चे गांव के होंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली में देखा उन्होंने, ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली बंधी हुई है, मान लो कि आप कहीं जाने सब घर वाले भर के ट्रॉली के अंदर, तो आराम से कल्चर था गाँव में देहात में ये ट्रॉली के अंदर ही बैठ के जो आसपास धार्मिक मेले होते थे, गंगा स्नान करने जाना तो लोग ट्रॉली में जाते थे, क्योंकि उतना फाइनेंशियली उतना नहीं था। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही है भाई, सब फैशन आ गए। तो अब जैसे ट्रॉली के अंदर खड़े हैं, जैसे ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ता है ना तो ट्रॉली में लोग खड़े हैं तो झटके से पीछे गिरते थे। ये ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिक्कत क्या है कि ट्रैक्टर ट्रॉली बनती है ना, लोहे का कुंडा फंसता है आपस में, और ऐसे स्प्रिंग वगैरह नहीं लगे हुए हैं कि स्मूथली आगे की तरफ ट्रैक्टर से ट्रॉली बढ़ेगी, तो वो झटके से बढ़ता है ट्रॉली आगे की तरफ को, झटके से बहुत ज्यादा झटके से व्यक्ति पीछे की तरफ गिरता है। तो रुकी बस अचानक चलने पर यात्री पीछे की तरफ गिरे, इसे लिखना इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, लिखना भी लैंग्वेज में, ठीक है। रुकी बस आगे बढ़ती है, यात्री पीछे गिरते हैं, विराम का जड़त्व। इसका दूसरा बड़ा अच्छा एग्जांपल पेपर में आता है वो ये जैसे कि कोई पेड़ है, ये पेड़ है, उस पेड़ पर कुछ फूस लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आप किसी पेड़ की टहनियों को पकड़ के हिला दो, आपने पेड़ था उसकी टहनी पकड़ी और पकड़ के हिलाना शुरू कर दिया, उससे फूस गिरने लगते हैं। तो बात नहीं करते हम गाँव में जैसे कि जामुन का पेड़ है, सैतूत का पेड़ है, तो बड़ा डंडा लेते थे हम और टहनी फंसाते थे और टहनी पर झटका मारते थे, टहनी को हिलाते थे उससे वो फूट गिरने लगते थे। क्यों? कि टहनी वजह से यहाँ फूट लगा, फूट रेस्ट पे है, आराम से टंगा हुआ है, आपने टहनी पर डंडा मारा, टहनी को हाथ से धक्का दिया, तो आपने लगा टहनी पर फोर्स, जिससे फोर्स लगाओगे वो चीज तो मोशन में आ जाएगी, फ्रूट वही हिलाना चाह रहा है, टहनी आगे निकल के दोनों सेपरेट हो गए। तो किसी पेड़ को पकड़ के हिलाते हैं तो उससे जो फ्रूट्स गिरने लगते हैं, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जांपल है। तो किसी पेड़ को पकड़ के हिलाने से फलों का गिरना, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर फार्मिंग होती है ना विदेशों में, जैसे वहाँ बड़े बड़े खेत होते हैं, भारत कैसे नहीं है कि 2 बीघा 5 बीघा 7-8 बीघा ये छोटे छोटे, तो लोग कहते हैं किसान परेशान है। कम परेशान है इसलिए भारत में क्योंकि उसके पास खेती की जमीन बहुत कम है। भारत में जिनके पास 100 बीघा खेत है, 150 बीघा खेत है, वो राजा वाला जीवन जी रहे हैं बढ़िया मस्त। अब यहाँ पे क्या होगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी खेत बढ़ते बढ़ते आगे, मतलब पिता कैसे 5 बीघे, तो अब वो किसान कह रहा है आपको किसान नहीं होगा, फिर वो मजदूरी ही कर पा रहा है, जितना मजदूरी में कमा लेगा अपना तो सारा काम करेगा वैसे जीवन जी पाएगा। लेकिन भारत देश में क्या होता है, लोगों के पास खेत होता है 800 बीघा 1000 बीघा 1500 बीघा, ऐसे बड़े लेवल पर खेती होती है, सारी खेती मशीनों से करते हैं, तो मशीन का कल्चर वहाँ पे आया, उधर भारत में भी आ गया। अब वो लोग क्या करते हैं, मान लो कि किसी 400 बीघा में मान लो कि एप्पल लगा हुआ है, और 400 बीघा कितना एप्पल लगा हुआ है, पेड़ से हाथ से तोड़ेंगे उसे, वो क्या करते हैं मशीन बनाई, मशीन जाएगी पेड़ को पकड़ेगी और वाइब्रेट करा देगी, हिला देगी, पेड़ हिलेगा, सारे के सारे एप्पल नीचे गिर जाएंगे, फिर उसमें जो ट्रॉली लगी होती है सारे एप्पल उसमें गिर जाते हैं, 2-4 रेट छटक गए उन्हें उठा के अंदर डाल देगा ट्रॉली के अंदर। तो वो ऐसे करके पूरे पेड़ से सारे फल जो है वो 1.5-2 मिनट के अंदर सारे फल डाल लेते हैं, वो अगले पेड़ पर जाएंगे फिर ऐसे करेंगे, तो उनका ऐसा प्रोसीजर रहता है। इसी में एक क्वेश्चन बड़ा आता है, आपने देखा प्रीवियस ईयर में, जैसे आपके पास कोई कारपेट है, भारी सी कोई कारपेट है, आपने उसे ऐसे टांग दिया कहीं पे और डंडे से पीट रहे हैं उसे, तो उसी कारपेट को डंडे से पीटते से डस्ट निकलने लगती है, धूल निकलने लगती है। देखो हल्की सी चादर है, आपने इधर से पकड़ी, आपके भाई ने उधर से पकड़ी, आप चादर को पकड़ के हिला रहे हैं, उससे धूल निकल रही है, डस्ट निकल रही है, तो वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से है। जैसे मान लो ये चादर है, इसको धूल चिपकी हुई है, ठीक है, आपने चादर पे मान लो कि ये कारपेट पर डंडा मारा, डंडा जहाँ पर मारोगे वो ऐसा भी चला जाएगा कारपेट का, डस्ट वहीं पे रहना चाहिए और कारपेट डंडा लगने से नीचे की तरफ हो जा रही है, तो दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे ना, कारपेट आगे निकल के धूल वहीं पे रहेगी। तो किसी कारपेट डंडे से पीटने पर ये झटका मारने चादर झटका मार रहे हैं, चादर ऊपर नीचे कर रहे हो, डस्ट वहीं पे रहना चाहिए, तो किसी कारपेट डंडे से पीटने पर चादर को पकड़ के हिलाने से उससे जो डस्ट अलग होती है वो भी एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, सेपरेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम कारपेट when it is bitten by stick। जब किसी कारपेट को डंडे से पीटते हैं उससे धूल के कणों का अलग हो जाना, ये मैंने लिखा है समझाने के शॉर्टकट में, आपको डिटेल लिखना अपनी लैंग्वेज में। तो कैसे लिखेंगे कि जब कोई बस आगे बढ़ती है तो यात्री को पीछे की तरफ गिरना इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, पेड़ को पकड़ के लाएंगे फूट गिर जाएंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, जब किसी कारपेट को डंडे से पीटते हैं तो धूल के कण अलग हो जाते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल अपने लाइफ में और देखते हैं इसके, जैसे बच्चों का एग्जांपल देता हूँ कैरम बोर्ड का, आजकल तो कम खेल रहे हो कैरम बोर्ड, जब हम बचपन में ये मोबाइल नहीं था तो कैरम बोर्ड बड़ा अच्छा गेम था हमारे टाइम पास का। क्या करते थे कैरम बोर्ड है, हमने इसमें किया बहुत सारी कोइन ऐसे लगी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लाइन लगा दी कोइन की, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्ट्राइकर लिया और स्ट्राइक किया, और ये जो स्ट्राइकर है जो सबसे नीचे पॉइंट पे टक्कर मारेगा, भाई आपने कैरम बोर्ड खेलते हो ऐसा लाइन लगा देते हो, अब अपने स्ट्राइकर से हिट किया तो स्ट्राइकर क्या करेगा, सबसे नीचे पॉइंट पर टक्कर मारेगा, तो फोर्स किस वाला नीचे वाले पॉइंट पर, नीचे वाले पॉइंट पर फोर्स लगा तो निकल जाएगा। अब इतने सारे पॉइंट थे नीचे वाला निकल गया, ऊपर वाले रेस्ट पे रहना चाहेंगे, जो नीचे पॉइंट निकल जाएगा वहीं पे रहना चाहेंगे, आराम से गिर पड़ेंगे। तो कैरम बोर्ड खेलते समय जब पाइल ऑफ पॉइंट्स गिट्टी वाला ढेर है और आप स्ट्राइकर से पॉइंट को हिट करते हैं नीचे वाले को, तो बाकी लोग गिर पड़ते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से है, क्योंकि सारे पॉइंट रखे हो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे, आपने फोर्स लगाया नीचे वाले पॉइंट को निकल गया, क्या बना, इससे आराम से गिर पड़े। तो सारे एग्जांपल आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के विराम के जड़ तो क्या करने हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे दोबारा समझेंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा, तो किसी कारपेट को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का अलग होना, या किसी पेड़ को पकड़ के हिलाने से उससे फलों का अलग हो जाना, ये किसी एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। रुकी बस अचानक आगे बढ़ती है, यात्री पीछे गिरते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। ये बात याद रख पाओगे कि नहीं, तो मुझे बताओ, याद हो जाएंगे सारे एग्जांपल।
10 वाइट 10 ब्लैक क्यों होता है? अच्छा कितना होता है तो याद भी नहीं। लास्ट कैरम बोर्ड कब खेला हुआ मुझे याद भी नहीं आ रहा। सदियां हो गई लग रहा खेले हुए। चिंटू कह रहे हैं TREN ट्रेन है सर? ट्रेन है कि ट्रेन है, क्या लिख रहे हो? आराध्या शुक्ला जी, साक्षी आर्या, तेजन प्रसाद गुप्ता जी लिख रहे हैं यस, याद रहेगा। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पे। हर क्लास में बच्चों से कहता हूँ कि इनर्शिया ऑफ मोशन जो है ना, ये आपके डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए है नहीं, उसका मतलब नहीं मुझे। इसमें मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, जो भी बात आपको समझाऊंगा उसे डेली लाइफ के लिए आपको उतारनी है। आप पढ़े लिखे लगने चाहिए कि जीवन में आपने कुछ सीखा है, वो हमें इनर्शिया ऑफ मोशन से पता चलेगा। देखो जो बात बता दूँ मैंने जीवन में उतारना है ना। आपने चीज़ देखी होगी कि आप मान लो कि जैसे कार में बैठे हैं, कार चल रही है 80 की स्पीड से। अगर आप कार के अंदर बैठे हैं ना, तो आपका शरीर भी कार के साथ साथ 80 की स्पीड से भागता है। यानी कि कार के अंदर कार भागे 100 की स्पीड से, कार का हर एक पार्ट कितनी स्पीड से चल रहा है। कोई पार्ट कम स्पीड चले, कोई ज़्यादा से तो अलग नहीं हो जाएंगे। तो कार चल रही है 100 की स्पीड से, तो आपका शरीर भी गाड़ी के अंदर 100 की स्पीड चल रहा है। ठीक है, अभी गाड़ी चल रही है, आप अंदर बैठे हैं, आपका शरीर भाग रहा है 100 की स्पीड से। अब मान लो कि अचानक से कोई जानवर कूद गया एक्सप्रेसवे पे। ये अचानक से कोई, आजकल तो भारत में बड़ी समस्या क्या है कि किसी को लाइसेंस मिल जा रहा है और लोगों को बाइक को भारत में चलानी आती नहीं है। 20-30% लोगों को आ रही है, 70% ऐसे उन्हें पता ही नहीं है कि ये कनेक्टिंग रोड है, आना है, मुंह उठा के पूरी स्पीड से भाग रहे हैं, चौराहे पे भाग रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हेलमेट लगाना है, साइड वाला शीशा उन्हें पता नहीं क्या यूज करना है। बस अपना दिए 1000-2000 रुपए दिए, अपना लाइसेंस बनवा लिए, खुश हो गए। फिर दूसरे कुछ नहीं हुए, वो मोटर सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, जिंदगी कभी भी आ सकती है। पहले प्रॉपर सीखो, प्रॉपर टेस्ट दो, जब तक पास ना हो जाओ तब तक मत लो। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम चाहते हैं हिंदुस्तान में कि पूरी दुनिया तो ईमानदार रहे, लेकिन जब हमारे खुद आती है तो बेईमानी से कहाँ पीछ सकते हैं। हमें मान लो कहीं पर शॉर्टकट से मिल जाए, अभी मैं कोई कह दे कि भैया कोई बात नहीं, कटिंग करा दूंगा, नौकरी लग जाएगी, पैसा बाद में दे देना, एक बच्चा नहीं करेगा। तो क्या चाह रहे हैं कि दुनिया ईमानदार है, हम ना रहें। किसी को लाइसेंस के लिए 1000 रुपये मिल जाएगा, हम ले रहे हैं। हम नेता चाह रहे हैं कि नेता ईमानदार हैं, पुलिस वाले ईमानदार हैं, हर डिपार्टमेंट ईमानदार हो। तो वहाँ भी तो हमारे से लोग बैठे हैं, हम खुद नहीं हो सकते, तो उनसे क्यों मिल रहे हैं। अब मान लो कि गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड से, कार आपका अंदर बैठा, आपका शरीर 100 की स्पीड से भाग रहा है। अब अचानक से कोई चीज़ सामने आ गई, जैसे आप गाड़ी से टक्कर मारेगी तो क्या होगा, गाड़ी जैसे टकराई, हाँ तो गाड़ी की स्पीड तुरंत 100 से कितनी हो जाएगी, मान लो कि 20 पहुंच गई, टक्कर के उनसे स्पीड कम होगी, तो गाड़ी पे लगा फोर्स, गाड़ी मान लो कि टकराई, तो गाड़ी की स्पीड तो 100 से 20, लेकिन आप गाड़ी के अंदर बैठे थे, आपका शरीर अभी भी 100 की स्पीड से भाग रहा है, तो गाड़ी की स्पीड तो 20 हो गई, लेकिन शरीर आपका भाग रहा है 100 की स्पीड से। अब आपका शरीर स्पीड ज़्यादा है, गाड़ी की स्पीड 20 है, तो आपको क्या करेगा, आगे से फोड़ के बाहर निकल जाएगा। इससे बचने के लिए क्या किया गया, सीट बेल्ट दी गई है। लेकिन सीट बेल्ट लगाए कौन, बेइज्जती हो जाएगी लगाने सीट बेल्ट, है ना। क्योंकि हमारे आसपास तो लोग ऐसे हैं जिनसे रोज मिल रहे हैं, अरे सीट बेल्ट लगाया कोई नहीं, दोनों बात करवा देंगे। तो समस्या ये है मेंटलिटी की, मानसिकता की। तो जब आप गाड़ी में बैठे, कार में बैठे, अगल बगल वाले अगर ऐसे हंस रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रखी है, समझ जाओ कि बुद्धि का स्तर बहुत लो स्तर पे है। गाड़ी बैठेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, क्योंकि फिजिक्स के बात से मतलब नहीं है कि आप कौन हो, कितने बड़े धन्ना सेठ हो, कितने बड़े आप इन्फ्लुएंसर हो, कितने आपकी सोर्स वाले नहीं पता। जैसे मान लो कि आप गाड़ी ले जा रहे हैं, अगर खींच ब्रेक मारने पड़ेंगे, और खींच ब्रेक लगाए तो भी व्यक्ति की तरफ निकल जाएगा। तो क्या करना है कि सीट बेल्ट लगानी है। तो आपसे पूछे कि जब चलती हुई गाड़ी में तेज ब्रेक लगाए जाते हैं तो यात्री आगे की तरफ गिरते हैं, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से है। जब आप गाड़ी चल रही थी, आपका शरीर उतनी स्पीड से भाग रहा है, गाड़ी की स्पीड 100, आपकी भी 100, ब्रेक लगे, गाड़ी की स्पीड कम कर ली, आपका शरीर उतनी स्पीड से आगे निकलना चाहेगा। उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे। अभी आपने देखा होगा वो यूपी में बच्चा बता भी रहा है, एक अभी स्कॉर्पियो से जा रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार भी लिखा हुआ था उसके ऊपर, वो देखा बड़ा कितना देख के मन विचलित हो गया उस वीडियो को। तो जो भाई जो चला रहा है ना वो स्कॉर्पियो, उसका भी ध्यान नहीं है, वो सड़क पे अपने से मुड़े जा रहा है। उधर जो ट्रक वाला आ रहा है, उसने भी ये नहीं सोचा कि भाई ब्रेक, क्योंकि तो बड़ा वाहन होता है ना, उसमें ब्रेक लगाते लगाते भी थोड़ा टाइम लगता है। उसने भी क्या थोड़ा सा हल्का सा बचाने की कोशिश की होगी, बचाने की दिख रहा है, तो उसका टायर जो डिवाइडर पर टकरा गया, डिवाइडर पर टकराते ही वो ओवर भारत में चलता है, ये सब भर के चल रहे हैं, और उसने भरा और आराम से कांगे पड़ा, गाड़ी के ऊपर पड़ा। हमारे क्षेत्र में ज़्यादा यूपी में हर एक व्यक्ति गन्ने की ट्रॉली ट्रक अंधाधुंध भर के चल रहा है, सबको अपना फायदा देखना है। जब अपने फायदे क्या तब किसी को सही गलत नहीं लगता। अपने ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है भर के, कहीं ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट जा रही है, कहीं ट्रक पलट जा रहा है, कोई भूसा भर के इतना चल रहे हैं, उस सड़क पर दिख नहीं रहा है, 4 फुट इधर 4 फुट इधर, इंडिविजुअल फायदा। इस दिन हम बाहर निकल जाएंगे, सिविक सेंस हमारे अंदर आ जाएगा, हम ये समझ लेंगे कि हमारी वजह से किसी और को समस्या ना हो, लेकिन ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा कि हमारे भले 2-4 रुपये नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कानून है उसके साथ चल रहे हैं, दूसरा हमारी वजह से परेशान हो, किसी का जीवन हमारी वजह से खराब ना हो, उस दिन विश्व गुरु बन जाएंगे। हमें बनना विश्व गुरु। आज मान लो क्विंटल सामान डालता, 5 या 30 क्विंटल डाल के चल रहे हैं और विश्व गुरु बनना है। तो चलती गाड़ी में ब्रेक लगने पर जो हमारा शरीर आगे की तरफ गिरता है, वो किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। यही आपको देखने को मिलता है कि जैसे आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, अब लोग बहुत सारे क्या करते हैं, खूब बच्चे देखें ऐसे कि ट्रेन चलते चलते जैसे प्लेटफॉर्म पर आने वाली होगी, उसकी स्पीड जैसे कम होने वाली होगी, तो उनसे 2 मिनट का भी सफर नहीं होता, ट्रेन की स्पीड कम हो रही है, वो ट्रेन का रुकने का वेट नहीं करेंगे, चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करेंगे। और केवल चलती ट्रेन से बस से उतरने व्यक्ति गिर पड़ता है, क्यों, वे ट्रेन जा रही है, उसने स्पीड कम कर ली प्लेटफॉर्म पर, मान लो स्पीड केवल 20, ट्रेन की स्पीड 20 हो गई, तो आपके शरीर की स्पीड भी 20 है, तो जैसे प्लेटफॉर्म पर पैर रखोगे तो पैर पर रुकोगे, तो शरीर भी 20 की स्पीड से आगे निकलेगा, मुड़ जाएगा आगे। तो चलती ट्रेन बस नहीं उतरना है, क्योंकि पैर जमीन पर पैर पर रुक गया, लेकिन शरीर 20 की स्पीड से आगे जाएगा। अब लोगों ने इससे बचने का तरीका निकाल लिया। अब क्या करते हैं, ट्रेन बस से उतरते हैं, साथ भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है कि ट्रेन की स्पीड 20 है तो शरीर की 20 है, जैसे जमीन पर रखेंगे साथ में पैर को 20 की स्पीड से बढ़ाएंगे, और रिस्क है ना, तो भागते कोई चीज आगे पैर के नीचे, पैर मुड़ गया, कोई रिस्क है, तो 2 मिनट सफर कर लो। तो चलती हुई ट्रेन या बस से उतरते समय जो यात्री आगे गिर पड़ता है, वो भी किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का ही है। मान लो व्यक्ति बस की छत पर बैठा हुआ है, बस भाग रही है, और ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा दे खींच के, तो छत पे ऊपर रखे बैठे व्यक्ति बाहर क्यों गिर पड़ते हैं, क्योंकि बस की स्पीड 60 है, यात्री की भी 60 है, ब्रेक लगे, बस रुक गई, यात्री 60 की स्पीड से आगे जाएगा। तो चलती बस में ना या ट्रेन में छत पे बैठना है, आजकल हालांकि भारत में लगभग ना इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, 99% ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन भारत में कर लिया गया है। तो अब तो खैर छत पे बैठने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, पहले बहुत लोग छत पे बैठ के चलते थे ट्रेनों की, है ना। तो हालांकि ट्रेन में उतना स्पीड नहीं होता छत पे बैठने पर, क्योंकि ट्रेन के ऊपर झटके से ब्रेक नहीं लगाती, ट्रेन स्मूथली अपनी स्पीड को पकड़ती है और धीरे-धीरे स्मूथली रुकती है। तो ट्रेन में फिर भी रहता है, लेकिन बस वगैरह में कोई भी चीज आमने सामने आ सकती है। तो चलती ट्रेन में, चलती हुई बस में ब्रेक लगने पर यात्रियों को आगे की तरफ गिरना इनर्शिया ऑफ मोशन है। चलती ट्रेन से उतरते समय गिरना, चलती बस से चलते समय गिरना, इसका एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। ज्ञान प्रथम आती गाड़ी हाथ पीछे को कितना ही आएगा, न्यूटन के सेकंड लॉ पढ़ाएंगे तब आएगा, है ना। शिवम कुमार करेंगे, आपके पास 20 एलिमेंट हो गया, उसके बाद ड्यूटी मेडिकल सही से हो जाएगा, भाई आपका मेहनत आपने किया। तो एक बार अपना पहले से ना एक चेकअप करवा लेना सरकारी अस्पताल में जाकर, जो भी इसमें चाहिए, जो भी इसका स्टैंडर्ड है, एक होता है सिंपल, जैसे हमारे जैसे नॉर्मल डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री वगैरह, लेकिन मैं इतना टफ मेडिकल नहीं होता। इसमें होता है कि आपको मेडिकल के लिए अपने मेडिकल ऑफिसर के पास जाओ, वो अपना देखेंगे, तो हमारे दोस्त उसको मेडिकल उसमें गया ना, तो डॉक्टर ने देखा, चलो यहाँ तो वाले के पास भेज दिया, उसने कहा कि भाई भरना है, भरना नहीं, सबके पास जाएंगे, काम ईमानदारी से, कोई टफ नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आर्मी का मेडिकल बनवाना है। 3-4 डॉक्टर को दिखा, बस ये था कि जानकर भाई साथ में सीधे पहुंच गया मैं, 15-20 मिनट के अंदर सारे साइन करके बाहर आ गए। एक तो मेडिकल ऐसा होता है, एक होता है कि उनका मेडिकल बोर्ड बैठता है, तो वो टफ होता है, वहाँ पर पूरा चेक जो खुद ही करते हैं वो। एक होता है कि आप अपने जिले वाले से ले जाओ, वो आसान रहता है फिर भी, है ना। अच्छा, अब आते हैं तीसरे वाले पे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे।
इससे बेटा मान लो कि ये एक बस जा रही है और इस बस में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये बस चल रही है सीधी रेखा में, ठीक है, चल रही है, ठीक है। देखना अगर कोई बस 60 की स्पीड चल रही है और आप उसके अंदर बैठे हैं तो आपके शरीर की स्पीड भी 60 है। दूसरी चीज, ट्रेन या बस सीधी रेखा में चल रही है ना, तो आपका शरीर भी बस के साथ साथ सीधी रेखा में चल रहा है 60 की स्पीड से। मेरा शरीर इस लाइन को फॉलो कर रहा है, सीधी रेखा में 60 की स्पीड से। अभी बस चल रही थी, मेरा शरीर सीधे से चल रहा है 60 की स्पीड से। अब अचानक से क्या हुआ, ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर फोर्स लगाया और टायर पर फोर्स लगाकर स्टीयरिंग से बस को मोड़ दिया। अब जैसे बस मुड़ती है तो आपने चीज देखी होगी, जब कोई बस इस मोड़ पर मुड़ती है तो लगता है कि खिड़की से बाहर की तरफ गिरे, होता ना कि बस को शार्प टर्न हो, आपको अच्छा देखने को मिलेगा। दिल्ली में बहुत फ्लाईओवर ऐसे हैं, जब आप तेजी से गाड़ी से मोड़ दोगे ना तो लगेगा कि बाहर की तरफ गिर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये बस चल रही थी, जैसे बस मुड़ेगी तो बस मुड़ गई। अब बेटा आप यहाँ बैठे थे बस में, तो आपका शरीर बस के साथ सीधी रेखा में चल रहा था, आपका शरीर जो है ना इस रेखा को फॉलो कर रहा है, इस लाइन को सीधी रेखा में चल रहा है। अब बस के टायर पर फोर्स लगा, बस को मुड़ गई, तो मेरा शरीर जो है ना अभी भी इस लाइन को फॉलो करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे इस लाइन में रहना है, इसलिए मुझे अपना शरीर जो है वो बाहर की तरफ गिरते हुए दिखता है। तो चलती बस किसी मोड़ मुड़ती है तो यात्री का शरीर बाहर की तरफ गिरते हुए दिखता है। ये किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। केवल बार सुनेंगे, रुकी बस अचानक आगे चली, यात्री का शरीर गिरा पीछे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलती बस में ब्रेक लगे, शरीर आगे की तरफ गिरा, इनर्शिया ऑफ मोशन। चलती बस किसी मोड़ मुड़ी, यात्री का शरीर बाहर की तरफ गिरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं? अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से, इसका आप आंसर देंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब आपको बताना कि इसका आंसर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है कि इनर्शिया ऑफ मोशन है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सुपर मार्क देना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट IOR, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आप लिखेंगे, मैं तीन क्वेश्चन पूछूंगा तो वन में लिखना IOR या IOM या IOD जो भी आपको लगे, तो दूसरे में लिखना ऐसे, ठीक है। बताओ क्वेश्चन मेरा पहला, आपको बताना है कि विराम का जड़ तो गति का है, तीसरा कौन सा आंसर बनेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन की डायरेक्शन। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन में मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति, ट्रेन में मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति चलती हुई ट्रेन से उतरते समय गिर पड़ता है, ये किस वजह से होता है? क्या आंसर होगा? से अभी तो रेल ट्रैक पर सोलर पैनल लगने शुरू हुए हैं। अच्छा, अरे कंडीशन पर जब हम पढ़ते थे तब हम ट्रेन में जाते थे, आपको अभी 2-4 साल में एक बार होता है, तो इतना पता नहीं है, पहले तो बुरे हालत थे भाई। हाँ, चलती ट्रेन में मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति उतरते समय गिर पड़ता है, बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से है। आपको देखो, चलती ट्रेन की बात हुई और ट्रेन चल रही है तो उस मूंगफली बेचने वाले व्यक्ति का शरीर चल रहा है ट्रेन के साथ साथ, तो जैसे वो उतर रहा है, उतरते गिर पड़ा तो क्या हुआ? जैसे पैर का प्लेटफॉर्म पर तो मान लो उसका पैर फंस गया कहीं पे, पैर पर रुक गए, लेकिन शरीर अभी भी आगे चल रहा है। तो आंसर क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। सबका ठीक है, पहले वाला सबके नाम मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, स्पीड से। सोनू सिंह, सौरभ, सुनीता कुमारी, सतिल, मोहम्मद, आर्यन सिंह, साक्षी आर्या, राजेश मुरले, मिस अनु, सबका ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे कहूँ कि अगर आपसे कहे कि जब किसी ब्लैंकेट को, कंबल को किसी डंडे से पीटा जाता है, उस कंबल से धूल कितना निकलते हुए दिखते हैं, ये किस वजह से है? समझ लोगे आप कि कंबल को या कारपेट को पीटेंगे तो किससे होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो आपसे कहते हैं कि चलती बस मुड़ी, यात्री जो है बाहर की तरफ गिर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मैं टाइम मिलाते हैं, ये आपको पता ही है, आपने कर लेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। अब इसमें कुछ बातें से वाला है, अब स्पीड से 5 क्वेश्चन लिखना है। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, फिर ABCD लिखेंगे। अभिषेक ठाकुर फ्रॉम बिहार, घनश्याम, सोनू सिंह, भोला, गौरव, विवेक दास, मोहित कुमार, उत्तम कुमार दास, बढ़िया आंसर दे रहे हैं बच्चे। कितने सभी बच्चे हैं? जब मैं क्वेश्चन पूछा तो मैंने कमेंट आया, कोई फालतू कमेंट नहीं है, कोई कमेंटबाजी नहीं है, ऐसा बच्चा लगता है बढ़िया। कह रहा है कि किसी पिंड की जड़ता पिंड में क्या उत्पन्न करती है? इनर्शिया ऑफ द बॉडी टेंड्स टू पोज द बॉडी। तो किसी वस्तु जो है उसके अंदर इनर्शिया क्या पैदा करती है? बेटा इनर्शिया क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वस्तु विरोध करके रजिस्ट करती है किसी प्रकार के परिवर्तन का। तो रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन, अपनी गति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करना। तो की वस्तु चलनी चाहिए, चलती रुकनी चाहिए, चलती की स्पीड बढ़ाना घटाना, कुछ भी करोगे तो विरोध करेगी। मैत्री, रविंद्र राउत, देव पांडे, खुशी, अनिकेत, सिंटू, सोनू सिंह, बढ़िया, गुड। अगला क्वेश्चन हमारे से, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की मात्रा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया? बेटा जड़त्व की मात्रा आज पाया था मास द्रव्यमान, मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। जैसे ट्रेन और साइकिल का कंपेरिजन करेंगे तो इसका होगा ट्रेन का। आदर्श तिवारी, आराध्या, सुनील, आर्यन, राजेश, साक्षी, सबका ठीक, बहुत गुड। अगला कह रहा है कि किसी SSC का क्वेश्चन है, इसने कहा कि इज द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इन्फॉर्मेशन। वो बाह्य एजेंसी जो किसी निकाय पर प्रयोग करने से उसकी अवस्था या समान चालन परिवर्तन कर दे। बेटा वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या है? जो किसी वस्तु की स्टेट अवस्था को बदल दे, वो फोर्स बल होता है। तो फोर्स ही वो चीज़ है जो किसी वस्तु की स्टेट को बदल सकता है। अदरवाइज वस्तु की रुकी रहना चाहती है, चल रही है तो चलती रहना चाहती है। फोर्स जो है वो वस्तु की स्टेट अवस्था को बदल सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। गति का जड़, ब्रेक लगे, व्यक्ति का शरीर आगे, इनर्शिया ऑफ मोशन है। ये किस नियम में पढ़ाया मैं आपको? न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, लॉ ऑफ इनर्शिया में, है ना। इसके अंदर क्या होगा? ऑप्शन होगी द न्यूटन फर्स्ट लॉ आल्सो कॉल्ड, न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहा जाता है? आपको सारी आसान है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? साथ साथ करते हैं ना, तो 1 से 2 सेकंड के आंसर है सबके। लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का दूसरा नियम किसका माप देता है? ये करो, ये कल बताया मैंने आपको। अभिषेक, देव, सौरभ, साक्षी, पंकज, गौरव कुमार चौधरी, यादू, क्या लिखा है? यादू का समझ नाम, रवि, स्मिता, अशोक, नवनीत, दिलकुश, आराध्या, करते रहो। एक न्यूटन का दूसरा नियम किसकी माप देता है? मैंने आपको बताया न्यूटन का पहला नियम जो है वो फोर्स की क्वालिटी, उसका मान बताता है, और न्यूटन का सेकंड नियम है वो फोर्स का मान देता है, क्वांटिटी ऑफ फोर्स, ठीक है। तेरा का भी हो गया। तो चलो फोर्स का भी जिक्र किया नहीं, मोमेंटम नहीं बताया, अभी आएंगे बाकी क्वेश्चन पे। हाँ देखना, अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, हम फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट देखेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये सब निकल के क्या है कहानी पढ़ने के बाद में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे से बताया लॉ ऑफ इनर्शिया में कि कोई वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी, रुकी रुकी रहेगी, चल रही चलती रहेगी, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। लेकिन बेटा वस्तु रुकी रहेगी, चल रही चलती रहेगी, कब तक? जब तक उसको कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। अगर मान लो घर में रखा है सामान, वो रुका तो है, लेकिन आप चारों को से यहाँ से उठा के हमारे को क्या करना पड़ेगा? फोर्स करना पड़ेगा। बाइक चल रही है, रोकने का करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा, ब्रेक लगाने पड़ेंगे। तो न्यूटन का पहले नहीं कहता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में बनी रहेगी, लेकिन तब तक जब तक इसको कोई बाह्य बल कार्य ना करे।
जैसे उस वस्तु पर कोई बाहर से फोर्स लगा दोगे उसकी स्टेट बदल जाएगी। तो लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट हिंदी में दोनों में, एनी ऑब्जेक्ट continues its state of rest, motion or direction until or unless an external force applied on it, until or unless an external unbalanced force applied on it। कोई भी वस्तु अपनी विराम कोमा गति या दिशा की अवस्था में केवल तभी तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य संतुलित बल कार्य न करे। बराबर ध्यान समझना, एक शब्द को पढ़ना है। मैं लिखा कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहेगी, लेकिन कब तक? कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। असंतुलित अनबैलेंस समझना इसका मतलब है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि किसी वस्तु की स्टेट बदलनी है, मुझे बाहर से बल लगाना पड़ेगा, तो बल असंतुलित होना चाहिए, अनबैलेंस। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो आप घर में एक बच्चा रखा हुआ है, ये रेस्ट पे रहेगा तब तक पूरी जिंदगी, कोई वस्तु रुके तो रहेगी हमेशा अरबों साल तक, जब तक इसका कोई बाहर से बल नहीं लगाओगे। फोर्स लगाओगे तो चली पड़ेगी। इधर आपका बेड है 5 साल से मान लो वही है, पर लेकिन फोर्स लगाओगे तो फिसल जाएगा ना। लेकिन आपको फोर्स लगाना है ना, बाहर से फोर्स लगाना है। ध्यान रखना वो अनबैलेंस्ड असंतुलित होना चाहिए। ये ना हो कि आपने लगाया 6 न्यूटन का बल इधर से और 6 न्यूटन का बल इधर से लगा दिया आपके भाई ने, तो दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं दूसरे को, नेट फोर्स 0 हो गया, फिर रुका कार्य रहेगा। अगर आपको स्टेट बदलनी है तो फोर्स अनबैलेंस्ड लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने इधर लगाया मान लो 10 न्यूटन का बल, तो आपको भाई ने लगाया 4 का, तो 10 में से 4 बल बैलेंस हो गया, 6 तो भी रह गया, यानी 6 न्यूटन से आपका जो है ये वस्तु चल पड़ेगी। अनबैलेंस होना चाहिए, यानी कि वस्तु बल तो लगा के 500 और सारे दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, जितना इधर उसका अपोजिट इधर, जितना इधर उतना अपोजिट इधर, जितना इधर उसका अपोजिट इधर, जितना इधर, तो फिर वस्तु की स्टेट नहीं बदलेगी। स्टेट बदलने के लिए बाहर से बल लगाओगे वो होना चाहिए अनबैलेंस्ड फोर्स, बाह्य असंतुलित बल। इस असंतुलित बल को, इस अनबैलेंस फोर्स को हम नेट फोर्स भी कहते हैं कि नेट फोर्स की जैसे यहाँ पर 10 में से 4 गया तो नेट कितना बचा? 6, इसे नेट फोर्स भी कहते हैं हम। तो इसे क्या कह सकते हैं? नेट फोर्स भी कह सकते हैं। नेट, ठीक है, ये कुछ समझ जाए। समझिए बात को कि अगर किसी वस्तु की आपको स्टेट बदलनी है तो फोर्स लगाना तो है, पर वो फोर्स जो है बैलेंस्ड नहीं होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन जो है इसको रोक दिया था, तो थोड़ा ध्यान से करके बताएंगे। ठीक है, बोलो बिल्कुल सुना भाई, क्या हो गया तुम्हें? एबीसीडी लिखने लगे तुम, रिवीजन करोगे एबीसीडी का क्लास में? जय पांडे, आर्यन, गौरव, खुशी, हमारे प्रधान है। कह रहा है कि जब कोई पॉइंट स्थिर होता है, एक पॉइंट स्थिर होता है, ऐसा कब होगा? एक में कह रहा है कि कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, एक कह रहा है कि निर्वात में है, सब कार्य करने वाला कॉन्टैक्ट में नहीं है, कह रहा है नेट फोर्स एक्टिव बैलेंस इधर। देखो बेटा, अगर कोई वस्तु स्टेशनरी है तो इसका मतलब ये है कि जितने फोर्स उस पर लग रहे हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर कोई वस्तु रेस्ट पे विराम अवस्था में है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको काम ही नहीं कर रहा, हो सकता है कि उसको 1000 बल काम कर रहे हो और सारे दूसरे को बैलेंस करें, जिसको नेट फोर्स नहीं है, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, बल तो हमें बहुत सारे लग रहे हैं और तभी रेस्ट पे रहेगी। तो कोई वस्तु अगर जिस स्टेट में है, चाहे रेस्ट की स्टेट में हो, चाहे लगातार मोशन में बनी हुई हो, एक स्पीड से चल रही हो, कोई वस्तु स्टेट में उसी स्टेट में लगातार बनी हुई है, तो इसका मतलब कि नेट फोर्स के ऊपर जीरो, जितने भी फोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो सारे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी ऐसा है। मेरे बात बेटा, हमारे पास में जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये अब समाप्त हो गया है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में एक चीज पढ़ी यहाँ पर देखिए, उससे पहले मैंने कहा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, कल क्लास में पढ़ा था। इनर्शिया का क्या मतलब हमने पढ़ा, जब हमने इनर्शिया को बताया कि मास पर डिपेंड करता है, इनर्शिया को 3 भागों में बांटा, तीनों का एग्जांपल देखे, फिर हमने देखा कि जो इनर्शिया को समझने के बाद में न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है कि कोई वस्तु जिस स्टेट में केवल तभी तक ही बनी रहेगी जब तक कि कोई नेट फोर्स काम ना करे। कोई अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो उसकी स्टेट बदल जाएगी। अगर आपने सारे फोर्स बैलेंस लगा दिए फिर स्टेट बदलेगी और सारे को बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सेकंड लॉ पे आने से पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास में, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ज्यादातर क्लास में जो है बच्चे गलत करते हैं, तो पुराने बच्चों में खैर बता देंगे इसका आंसर, लेकिन बाकी सब उम्मीद करूँगा कि वो भी ठीक बताएं। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप ये बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे हाथ में तो पत्थर है, इस पत्थर को मैंने पकड़ा और फेंक के मारा, इसकी वेलोसिटी इसका वेग हो गया 0 से 10, दूसरा पत्थर लिया, इसे फेंक के मारा, इसकी वेलोसिटी इसका वेग हो गया 0 से 20, तो मैंने ज़्यादा फोर्स ज़्यादा बल किस पे लगाया होगा? पहले पे दूसरे पे? पहले को फेंका तो वेग 10 से 0 हुआ, दूसरे का 0 से 10 हुआ, दूसरे का 0 से 20 हुआ, ज़्यादा फोर्स किस पे लगाया होगा मैंने? पंकज, साक्षी, आर्या, सुनील कुमार यादव, काजल तिवारी, अनिकेत यादव, सब ये रुपेश कुमार, गुड मॉर्निंग, बड़ी जल्दी। संजना बंसल, चेतन यादव लिख रहे हैं सर एलपीसीबीटी को बेसिक साइंस में भी आता है, कहाँ से पढ़ें? तो बेसिक साइंस वाला जो पार्ट है वो कहाँ से हो जाएगा? इंजीनियरिंग वाला हमारे यहाँ पर राजकुमार सर का बैच आता है, वहाँ से करना पड़ेगा आपको। ये जो आपने खुद के आपके नोट्स होंगे डिप्लोमा वगैरह वाले वहाँ से। जितने बच्चे कह रहे हैं दूसरा, जितने कह रहे हैं सेम, आपको गलत है, आपको सर बता ही नहीं पाएंगे। आप ये तो बताओ कि जो पत्थर फेंक रहे हैं उनका मास द्रव्यमान कितना है? भाई मैंने ये पत्थर लिया, इसका वेग 0 से 10 किया, हो सकता है कितना बड़ा पत्थर हो, तो 0 से 10 करने में निकल जाएगा, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है कितने से कम करो, 0 से 20 करना भी आसान है। तो किसी वस्तु पे आपने कितना फोर्स कितना बल लगाया, आप केवल ये देख के नहीं बता सकते कि उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, उसकी वेलोसिटी 0 से 10 हुई, 0 से 20 हुई, वेग परिवर्तन से नहीं बता सकते, केवल साथ में मास द्रव्यमान भी पता होना चाहिए।
याद करो, अभी मैं फॉर्मूला पढ़ाएंगे आपको F = m में, तो किसी वस्तु पर कितना फोर्स लगाया, बल लगाया, वो केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितना एक्सेलरेशन, कितना वेग में परिवर्तन हुआ, कितना वेलोसिटी चेंज की, साथ में मास भी तो पता होना चाहिए। तो अगर मुझे किसी वस्तु के बारे में बताना है कि मैंने उसको कितना बल लगाया, तो खाली वेलोसिटी कितनी बदली उससे बात नहीं बनेगी, साथ में वस्तु का मास, द्रव्यमान भी पता होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े वस्तु का वेग दो करना भी मुश्किल है और इतने से का 5 करना भी आसान है। तो किसी वस्तु का मास भी पता हो और उसकी वेलोसिटी कितनी बदल रही है पता हो, तभी हम बता सकते हैं कितना फोर्स लगाया। तो मैं मास और वेलोसिटी को मिलाकर एक टर्म बनाऊंगा नहीं, हम लिखेंगे लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, सिर्फ पी से। बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि मास भी और वेलोसिटी गुणा करके बना मोमेंटम। यानी कि अगर आज के बाद मुझे बताना हो कि किसी वस्तु को फोर्स कम लगाया, ज्यादा लगाया, तो मैं उसके मोमेंटम में देखूंगा कितना चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में नहीं, क्योंकि मोमेंटम में चेंज देखूंगा तो मास ही पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गई। तो मोमेंटम में चेंज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, मोमेंटम में चेंज कम तो फोर्स कम है, ठीक है। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। अभी बेटा अगर आपसे कहूं ये फॉर्मूला देख के बताओ कि मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है, अदिश है कि सदिश है, तो क्या बताओगे? मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है? हाँ, मैंने आपसे कहा था किसी फॉर्मूले में आपको दो चीजें दिखाई दे तो बड़ा ध्यान देखना। बेटा मास स्केलर है, अदिश राशि है, वेलोसिटी आपको पता है कि वेक्टर है, अगर दो में से एक वेक्टर इसका फॉर्मूला होगी वेक्टर, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। दूसरे का मैं यूनिट निकालूं, ऐसा यूनिट, तो मास नापते हैं किलोग्राम में और वेलोसिटी नापते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात को ध्यान रखना कि भाई वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। अगर कोई पार्टिकल जो है मान लो कि इधर को भाग रहा है, मान लो कोई पार्टिकल है तो बेटा इधर भाग रहा है, अगर आपने इसका मोमेंटम लिया पॉजिटिव, जो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा उसका मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है डायरेक्शन पलटते ही साइन पलट जाएगा, इधर जाएगा मोमेंटम पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि एक वस्तु विराम अवस्था में है, एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यदि वस्तु विराम में हो यानी कि रुकी हुई हो, तो मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, v 0 तो p भी 0, यानी अगर किसी वस्तु का वेग 0 है तो उसका संवेग भी 0 होगा, यानी संवेग उसी के पास होता है जिसके पास में वेग हो, वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम भी 0। तो हर रुकी हुई वस्तु का मोमेंटम 0 है। आपके घर में जितना भी बेड है, सोफा है, अलमीरा है, जो रुकी हुई है सबका मोमेंटम 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। तो मोमेंटम संवेग के लिए वेग का होना जरूरी है, तो किसी वस्तु का संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक पार्टिकल इधर जा रहा है उसका मोमेंटम पॉजिटिव तो विपरीत वाले का नेगेटिव, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के। तो आज करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में, कल नए साल की क्लास होगी, है ना। एक बच्चा भावुक था कि क्लास होगी कि नहीं, अभी तक कोई पूरा मूल्य लेने का, बाकी भविष्य के गर्भ में क्या है किसी को नहीं पता, है ना। चलो बंदा बीमारी हो जाए इसलिए कहते हैं बड़े शब्द नहीं बोलने चाहिए। भगवान ने कहा बेटा और स्मार्ट बनना है क्लास में, चलो तो कल क्लास में भी आना है, ठीक है। फिर तुम सोचो कि नए साल को छुट्टी होती है, ऑफिशियल अगर कुछ छुट्टी होगी, आपको नोटिस ही आ गया तो बात अलग है, हमारी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है इंडिविजुअल। और ऑफिशियली मालूम कर देगा न्यू ईयर की छुट्टी एक पोस्ट डल गया एप्लीकेशन पे, फिर तो हम क्या ही कर सकते हैं ना, वो तो अलग चीज हो जाएगी। पर लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियली हमारे पास कोई मैसेज भी नहीं आया, ठीक है। तो मैं तो चाहूँगा क्लास हो, नए साल पे क्लास होनी चाहिए, है ना। नए साल की शुरुआत पढ़ाई से करें, ज़्यादा बढ़िया ना कि लेट सोकर उठें उससे करें, कि हम भी फिर थोड़े साल से हो जाएंगे क्लास में लेट उठेंगे तो ठीक नहीं है। चलो बाय, कल मिलते हैं, ठीक है।